अस्सलाम वालेकुम। अच्छी खबरें और बुरी खबरें और मिक्स खबरें। सऊदी अरब का वफ्द आया जिसने $2 अरब के इन्वेस्टमेंट के मुआहदे किए, जिसके लिए मुंह से अभी भी निकलता है कि हमें इमदाद देने आए। इमदाद नहीं थी, इन्वेस्टमेंट थी। चीन के वज़ीर आज़म 14 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं 2 दिन के दौरे पर। उसके बाद वो SCO कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे और ये बलूचिस्तान में भी चीन के साथ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जारी हैं। गवादर पोर्ट उसमें सबसे बड़ा है और रिकोडिक और दूसरे जो सेंडे के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ भी चीन के ताउन से काम हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही हम अचानक ये खबर सुनते हैं कि PTI जो कि कल बहुत अच्छा रजिस्टर दिया, पेशावर में तमाम सियासी जमातें जमा हुई, जरगे की इजाज़त दी गई, सब ने उनको फैसिलिटेट किया ताकि मुल्क में अमन और अमान के साथ बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ा जा सके। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एंड 15 अक्टूबर को जब चीन के वज़ीर आज़म यहाँ पे होंगे, दूसरे मुल्कों के सरबराह यहाँ पहुँच रहे होंगे SCO कॉन्फ्रेंस के लिए और पूरे इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक एक्टिविटी होगी। तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं पहले ही ताकि पुरसकून माहौल में ये कॉन्फ्रेंस हो सके। डी चौक में PTI ने कॉल दी है एहतजाज की 15 अक्टूबर को, और ये एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि उनके बकौल इमरान खान की सेहत को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। कितना सच है कितना झूठ है, ये हमारे आज के प्रोग्राम के मौजू हैं। और एडिटोरियल होगा हमारा क्रिकेट पे, जिसमें एक तारीख बन गई है। अब वक्त हुआ है हमारी टॉप स्टोरी का, जो 26वीं आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हुकूमत क्यों लाना चाह रही है, क्यों ज़रूरी है। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और इस इशू पे काफ़ी मुज़ाकरात को लीड करते रहे हैं, ख़ास तौर पे JUI के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं। और परसों जो बिलावल भुट्टो साहब के साथ मीटिंग हुई है नवाज शरीफ साहब की, उसमें भी उनका लीडिंग किरदार है। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो साहब से, उसमें मुसवदा फाइनलाइज हुआ है, या तारीखें किन तारीखों को ये आईनी तरमीम लानी है वो फाइनलाइज हुआ है। कुछ बताना पसंद फरमाएंगे कि क्या फ़ाइनल हुआ है वहाँ पे? बहुत शुक्रिया अबसार साहब। मैं आपको अगर आप कहें कि जो वहाँ के 2 घंटे की तवील मुलाकात थी, उसमें क्या क्या अमूर तय हुए या किन अमूर पे गुफ्तगू हुई, वो तफसीलात तो शायद ज़ाहिर है कि वो एक बंद कमरे की मीटिंग थी। लेकिन उमूमी तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि बिलावल साहब का आना, उन्होंने आते ही जिस चीज़ की तरफ इशारा किया वो ये था कि आप सियासत में हमारे बड़ों में से हैं और हम चाहते हैं कि आपकी सरपरस्ती हमें हासिल रहे, आपकी रहनुमाई हमें हासिल रहे, और आप ज़्यादा मुतहर्रिक और ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करें, और तमाम जमातों के दरमियान हमांगी और खैर सगाली का जो माहौल है उसमें जो इस वक्त हम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी आप हमारा साथ दें। तो मियाँ साहब ने कहा कि इस मौजू पे मेरा आपसे कोई बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है, मेरी खिदमात की जहाँ जिस तरह की भी ज़रूरत होगी मैं हाजिर हूँ। ब्रॉडली आप ये कह लें कि जो सियासत के अंदर एक अच्छी रिवायत होनी चाहिए, बिलावल ने उस रिवायत का एहया किया है या उसका इजरा किया है कि जो नौजवान की आदत है वो अपने बुज़ुर्गों के पास आए और उनका दस्ते शफ़क़त अपने कंधों पे रखने की कोशिश करे। मियाँ साहब ने यह भी कहा कि हमने एक जिद्दोजहद का भरपूर वक्त गुजारा है और बड़ी हद तक अपना किरदार अदा कर चुके हैं, लेकिन जो है वो भी करेंगे। लेकिन अब क़यादत आप जैसे लोगों के पास आई है, नौजवानों के। उन्होंने मरियम नवाज़ का भी जिक्र किया, बिलावल साहब का ख़ास तौर पे जिक्र किया। ये एक गुडविल जेस्चर के तौर पे मुलाकात को लिया गया। और फिर इसके बाद जो ज़्यादा बात हुई वो यही थी कि मौजूदा हालात के अंदर जो मसाइल हमें आए दिन सामना होता है वो मुतनव्वो किस्म के मसाइल हैं। अदलिया ने बड़ी मुश्किलात खड़ी की हैं, माजी के बड़े फ़ैसलों का जिक्र हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से लेके अब तक के मियाँ साहब के बारे में हुआ, गिलानी साहब भी मौजूद थे मीटिंग के, उनके बारे में हुआ। तो ये कहा गया कि ये जो इस तरह के फ़ैसले आते रहते हैं और आके चले जाते हैं लोग इस तरह के फ़ैसले करके, जैसे 2017 में फ़ैसला हुआ और मुल्क को डुबो दिया गया। हम पे तो जो गुजरी सो गुजरी, लेकिन मुल्क पे जो गुजरी इसका कोई जवाब दे नहीं है। तो ये एक ओवरऑल एक माहौल था। बट कोई स्पेसिफिक चीज़ जो आप पूछ रहे हैं कि क्या किसी डेट का तयन हुआ, नहीं हुआ। क्या ये तय हुआ कि किस दिन हम ये तरामीम लाना चाहेंगे, ये भी तय नहीं हुआ।
ये जाहिर है कि एक दूसरे फोरम पे जिसमें बिलावल साहब तो शामिल हैं लेकिन मियाँ साहब ज़ाती तौर पे उसमें शरीक नहीं है, तो वो आज भी जो मीटिंग हुई है पार्लिमानी जो कमेटी बनी हुई है, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था, तो वो यही है कि अभी कोई दिन तय नहीं पाया। हम एक ब्रॉडर कंसेंसस ये है कि जी ये शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है इसके बाद इसको देखा जाए, और चूँकि बहुत दिन अब हो गए हैं, मामलात काफ़ी हद तक एक दूसरे के सामने आ गए हैं, आज तो मसवदात का भी तबादला हुआ है, तो मेरा ख्याल ये है कि आने वाले चंद दिनों में ये भी तय हुआ है कि इन छुट्टियों के दौरान भी जो 3, 4, 5 छुट्टियाँ हैं, ये कमेटी अपना काम करती रहेगी। इसका इजलास कल भी बुला लिया गया है 12 बजे, तो होपफुली अगले 2-4 दिनों के अंदर ये जो जिस कंसेंसस की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो शायद मुमकिन होगा। अच्छा, आपने फरमाया कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अपने बड़ों से हमें सीखना चाहिए, अच्छी रवायत का आगाज़ किया है, गुडविल जेस्चर दिया है, तो ऐसा जेस्चर हम एक्सपेक्ट करें कि मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब की तरफ से सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी होगा? सदर आसिफ ज़रदारी से उनकी मुलाकात पहले भी हुई है और उनकी इसमें कोई चीज़ माने नहीं है। सदर ज़रदारी का बतौर सदर भी एक किरदार है, एक पार्टी के वो सरपरस्त आला भी हैं, उसका भी किरदार है उनका, और एक मंजे हुए पॉलिटिशियन के तौर पे, और मरियम बल्कि मियाँ साहब की जो पूरी फैमिली है वो उनके किरदार को बड़ी इज़्ज़त व एहतराम से देखती है, और इस तरह के जेस्चर देती रही है मरियम, और आइंदा भी इस तरह का कोई मौका आएगा तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी रिवायत है और नौजवानों ने इसको अच्छे तरीके से आगे चलाने का फ़ैसला किया है। अच्छा, ये अच्छी बात है, ज़ाहिर है कि एक अच्छी रिवायत जन्म ले रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपकी जो मुखालिफ है PTI, वो इस अच्छी रिवायत को वो नेगेटिवली पेंट करती है। वो कहती है कि ये तो गठजोड़ है ताकि ये लोग इक़्तिदार में रहें। क्या ये बात, उनका इल्ज़ाम दुरुस्त है? देखिए, अब सार साहब, पहली बात तो ये है जिसको मान लेना चाहिए कि जो भी सियासी जमात वजूद में आती है, अपना एक मंशूर देती है, मंशूर देने के बाद इंतखाबात में जाती है, दंगल लड़ती है, जलसे करती है, जुलूस करती है, उसका मकसद जो है इक़्तिदार तक पहुंचना और अपने मंशूर को अमली जामा पहनाना होता है। इसमें कोई आर की बात नहीं है। PTI ने भी जिद्दोजहद की, PMLN ने की, पीपल्स पार्टी ने की, हर जमात ने की और करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा गठजोड़ हो गया है। गठजोड़ का लफ्ज़ जो है वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनकी लुगत जो है उसके अंदर न तो कोई इत्तेहाद की बात है, ना कंसेंसस की बात है, ना अफ़हम तफ़हीम की बात है, ना गिव एंड टेक की बात है, ना डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात है, ना जमहूरी रवैयों की बात है। आप देख लीजिए, दो किरदार होते हैं। अपोजिशन में उनका किरदार देख लें, अब भी, इससे पहले भी। इक़्तिदार में वो आए हैं तो उनका किरदार देख लें कि उन्होंने कभी अपने 4 साल, पौने 4 साल के अरसा में ये गवारा नहीं किया कि अपोजिशन लीडर से जाके हाथ ही मिला ले। तो नफ़रत, दूरी, बोझ, कीना परवरी, इल्ज़ाम और ये बोतान, ये उनकी सियासत का महवर व मरकज़ है। अब 25 साल में अबसार साहब, आपकी भी बड़ी माशाल्लाह नज़र है सियासत पे भी, सहाफ़त पे भी। आप मुझे बताइए कि 25 सालों के अंदर दंगा फसाद के अलावा, जलसों के अलावा, जुलूसों के अलावा, हंगामों के अलावा, धरनों के अलावा उन्होंने कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया हो? तो ये अगर हम पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं तो लगाते रहें, उनका तो काम ही है, लेकिन उन्हें अपने किरदार पे, अपने अमल पे भी एक निगाह ज़रूर करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, आसिफ अली ज़रदारी साहब भी मौजूद थे ऐवान सदर में कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे कुछ ऐसा महसूस हुआ या उसके बाद कि JUI जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ इन तरमीम पे मुत्तफिक हो जाएगी? जहाँ तक कब्सार साहब मेरी मालूमात का ताल्लुक है, ये जो 4-5 बड़ों की मुलाकात जिसका हवाला बिलावल साहब ने भी दिया है, इसमें तरामीम के हवाले से कोई बात नहीं हुई। ये एक फंक्शन से पहले की एक खैर सगाली मुलाकात थी जो हुई, लेकिन इसमें यह कि जी इन तरामीम के हवाले से कोई मसवदा एक्सचेंज हुआ हो या कोई गुफ्तगू हुई हो, मेरे इल्म में नहीं है, और बल्कि मेरी मालूमात ये है कि नहीं हुई है।
ठीक। दूसरी बात यह है कि मौलाना के साथ हमारा राब्ता है। मैं खुद भी मौलाना से मिला हूँ, अपने तौर पे मिला हूँ। मैं कोई मियाँ साहब का पैगाम लेके नहीं गया था, वो कामयाब हुए थे, अपनी पार्टी की इमारत उनके पास आई थी, तो मैं मुबारकबाद देने गया था। और वो उसमें कोई 1.5-2 घंटा हमारी तवील मुलाकात होगी और उसमें ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस आई। मौलाना ने कभी किसी मरले पे हमने महसूस नहीं किया कि उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है और अब उस पर हम दस्तक दें या सर टकराएं या जो मर्ज़ी ये करें, वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मौलाना ने दोनों चीज़ों पे उसूली तौर पे एग्री किया हुआ है, पब्लिकली एग्री किया हुआ है। एक तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, दूसरा ये कि जजों की तकर्री का जो तरीक़ा कार है वो 18वीं तरमीम के करीब जाना चाहिए। ये नहीं हो कि जज खुद ही अपना तकर्र करें, खुद ही फैसले करें, खुद ही तैनातियाँ करें, खुद ही पिक एंड चूज़ करें। तो उसूली तौर पे एग्री करने के साथ साथ ज़ाहिर है एक बड़ी जमात के अमीर हैं और वो जमात को एतमाद में लेना चाहते हैं। उसकी जुज़ियात और उसकी बारीकियों पे, उसके तरीक़ाकार पे, सिलेक्शन किस तरह होगी, मियाद कितनी होगी, इन चीज़ों पे वो गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है। और मेरा ख्याल है आज की जो हमारी मीटिंग हुई है उससे मुझे अबसार ये लगा है कि मामलात जो हैं वो अब ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगे। और यही तो मौलाना साहब का शिकवा है कि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ज़रा सुनिएगा वो क्या फरमा रहे हैं। किसी तरीके से भी उजरत सवार नहीं होने चाहिए। हमने 18वीं तरमीम में 9 महीने गुजारे थे और आज हमें अगर कोई कहता है कि 9 घंटे भी आपको नहीं दे सकते हम या 9 दिन भी नहीं दे सकते, तो अच्छी बात नहीं है। आपने सुना मौलाना? उसूली तौर पे जी मैंने सुना। उसूली तौर पे मौलाना ठीक कहते हैं और अब उजलत की बात रही नहीं है। देखिए, ठीक है, जहाँ तक 18वीं तरमीम का ताल्लुक है ना जी, तो वो जो कहते हैं हमने 9 महीने गुजारे, तो उससे पीछे 9 साल का मलबा था जो मुशर्रफ छोड़ गया था। उस 9 साल के मलबे को हटाने में 9 महीने अगर लग गए तो कोई बात नहीं। अब ना कोई मलबा है, ना हम कोई बहुत बड़ी इनकलाबी चीज़ ला रहे हैं। 2 चीज़ें हैं जिन पे आलमोस्ट कंसेंसस है, जुज़ियात पे बात हो रही है। तो उसके लिए मेरा ख्याल नहीं है कि हमें तवील वक्त के लिए या 9 महीनों की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें जो आपने कहा 2 चीज़ें हैं सिर्फ, इस पर क्या आपके पास इतनी अक्सरियत हो गई है, 2/3 अक्सरियत कि अगर मौलाना साहब पीटीआई वो चाहते हैं पीटीआई साथ आए और पीटीआई नहीं आती, अगर साथ मौलाना साहब भी ना आए, तो आपके पास 2/3 अक्सरियत पूरी हो जाएगी मौलाना के बगैर? देखिए, बिल्कुल साफ और खुली बात करनी चाहिए। अगर मौलाना नहीं आते, ना वो कौमी असम्बली में हमारा साथ देते हैं, ना वो सेनेट में हमारा साथ देते हैं, तो मैं चूँकि सेनेट में बैठता हूँ और सेनेट की तादाद मेरी निगाह में रहती है, सेनेट में हमें उनके बगैर मुश्किलात पेश आएंगी। मुझे नहीं मालूम कि कौमी असम्बली में सूरत हाल क्या होगी, लेकिन मौलाना के बगैर जो सेलिंग है ना इस तरमीम की, वो इचकोले खाती रहेगी, मेरा ख्याल है। और 25 अक्टूबर से पहले लाजमी तरमीम लाना चाह रहे हैं आप? कोई दिन हमने तय नहीं किया कि लाजमन कोई ऐसा डी डे है कि जिसके उससे पहले हमने ये काम करना है या उसके बाद करना है। कल भी जो गुफ्तगू हुई है बिलावल साहब की और मियाँ साहब की, और आज भी जो गुफ्तगू हुई है इस कमेटी के इजलास में, उसमें कोई किसी दिन का तयन नहीं है। ना ऐसी भाग दौड़ है जी कि नहीं हर हाल में ये 25 या 24 को हो जानी चाहिए। किसी तरफ से भी इस तरह की अर्जेंसी या इमरजेंसी का वो नहीं कहा गया जी कि हमें फिल फॉर करना है। ठीक है, और बड़ी हद तक मैं कहता हूँ कि इस पे बड़ी हद तक गुफ्तगू हो गई है, शायद ज़रूरत से बहुत ज़्यादा भी हो गई है। आज भी अभी बिलावल साहब थोड़ी देर पहले गए हैं और मेरा ख्याल है कि जल्द हो जाएगा। तो क्या ये मुमकिन है कि अगर फ़र्ज़ करें, मैं एक हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूँ कि जेयूआई आपके साथ नहीं आती और आपने जैसे फरमाया कि सेनेट में आपके पास मेजॉरिटी नहीं हो पाएगी, तो क्या हम ये अज्यूम करने में हक बजानिब हैं कि फिर तरमीम नहीं हो पाएगी अगर मौलाना ना आए तो? देखिए, मैं अभी मफरूज़ों पे तो बात हम नहीं कर रहे। मेरा ख्याल ये है कि हमें करना भी नहीं चाहिए कि अगर मौलाना नहीं आते तो क्या होता है। हो सकता है कि हुकूमत के पास या हुकूमती इत्तेहाद जो है उसके पास कोई दूसरी दिफाई लाइन हो, या हो सकता है इसके वो मुलतवी कर देगी, चलें 4-6 महीने हम नहीं छेड़ते इस चीज़ को। तो उनकी हिकमत अमली क्या होगी मैं उसके बारे में जानता भी नहीं हूँ और कोई तबसरा भी नहीं करता। तो इसका मतलब है कि काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट से इस तरमीम का कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है?
मैं नहीं समझता जी किसी शख्स के जाने से या किसी शख्स के आने से इसका कोई ताल्लुक़ है। ये आने और काजी फ़ाइज़ ईसा तो उनका नाम तो आज हमारे सामने आया है, जस्टिस मंसूर का नाम आज हमारे सामने आ रहा है। ये मामला तो 18 साल पहले 2006 में तय हुआ था। उस वक्त फ़ाइज़ ईसा शायद आए नहीं थे अदलिया में, ना ही ये आए थे अपना मंसूर शाह साहब। लिहाजा इन नामों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर ये एक तवील मुश्तरका एजेंडा है। ठीक है, अगर इन नामों से ताल्लुक़ नहीं है तो जस्टिस मंसूर शाह साहब का अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया हुकूमत ने? और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि उनके आने से जी 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 मैं ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा वो आपने नहीं दोहराया, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक नोटिफिकेशन का ताल्लुक़ है वो हो सकता है, पहले भी हो सकता है और एन 1 घंटा पहले भी हो सकता है। जब तक काजी फ़ाइज़ ईसा बैठे हुए हैं उस लम्हे तक किसी लम्हे हो सकता है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा है कि इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा 2024 का अक्टूबर में, अगर जब चीफ जस्टिस नए आएंगे तो, और हमें इसका ख़तरा है और हम चाहते हैं कि ये ना हो। देखें अब सार साहब, ख्वाजा साहब ने जो बात कही है वो ज़्यादा मालूमात के ज़राए भी रखते हैं। अभी ख़बर आई है कि पीटीआई ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। अब आपके बकौल तो सब लोग, ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, ये तो नेगेटिव रोल नहीं प्ले कर रहे। 14 अक्टूबर को आ रहे हैं चीन के वज़ीर आज़म, 15 को भी यहाँ होंगे, 15, 16, 17 को फिर SCO कॉन्फ्रेंस है। तो उससे 15 तारीख चुनी है पीटीआई ने दोबारा। तो कैसे देखते हैं आप इस नई डेवलपमेंट को? क्या करेगी हुकूमत? मैं तो अबसार साहब आपको अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में कह चुका हूँ कि 25 साला तारीख जो है, 25-26 साला जितनी भी है इस जमात की, इसके अंदर कोई खैर की बात नहीं नज़र आती इनकी। अब इन्होंने अभी 2 दिन पहले भी यही हंगामा आ रही कि जब इंडोनेशिया के वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए हुए थे, कल सऊदी वफ़द बहुत भारी यहाँ आया हुआ था। अब ये 15 तारीख चुनी है इन्होंने। कभी ये ख़त लिखते हैं, कांग्रेस से ख़त लिखवाते हैं, कभी IMF को ख़त लिखते हैं कि पाकिस्तान को पैसे ना दो, कभी यहाँ की बातें जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा को लेटर लिखते हैं। ये क्या लोग हैं, मुझे नहीं समझ आती। हमारे यहाँ बड़ी तलखियाँ रही हैं यार, वज़ीर आज़म फांसी चढ़ गए हैं, उनकी जमातों ने ये काम नहीं किया है। वज़ीर आज़म को अगवा के मुकदमों में, तैयारा अगवा के मुकदमों में सालों जेलों में डाला गया है, उन्होंने ये काम नहीं किए। मुझे नहीं पता, मैं इसीलिए ये सवाल उठाया करता हूँ कि क्या ये एक पॉलिटिकल पार्टी है? लोग कहते हैं ना जी PTI पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, ये सियासी जमात के। सियासी जमात मुझे पाकिस्तान की बर्रे सगीर की हिस्ट्री में, शायद दुनिया की हिस्ट्री में बताएं ऐसी सियासी जमात जिसका ये रोल हो, जो मुल्क दुश्मनी में इस हदों को चली जाए कि पाकिस्तान के माथे पे कोई सुरखाब का पर लगने वाला है, ये सुरखाब का पर नहीं लगना चाहिए, कोई धब्बा लगना चाहिए, कोई दाग लगना चाहिए, कोई नदामत होनी चाहिए, रुसवाई होनी चाहिए, कहीं से ये कॉन्फ्रेंस मनसूख हो जानी चाहिए, तो फिर उनके कलेजे में ठंड पड़ेगी। तो ये अगर रोल है, ये अगर किरदार है, ये अगर सोच है, ये हिकमत है उनकी सियासत की, तो फिर वो सियासी जमात नहीं है। ये नहीं होता है कि सियासी जमात अगर पैंट पहन ले और टाई लगा ले तो वो सियासी जमात हो जाती है, और उसके सर पे पगड़ी हो या उसके लंबा कुर्ता पहना हो तो वो दहशतगर्द तंजीम हो जाती है। ये रोल देखें इनका, ये क्या रोल है, मुझे तो नहीं समझ आती। हाँ, अगर ये करेंगे तो जाहिर है कि हुकूमत तो फिर अपना अवाम का भी दिफा उसे करना है, अपने मोअज़्ज़ज़ जो मेहमान आ रहे हैं उनके सामने भी इस तरह की रुसवाई नहीं होनी चाहिए। ये अभी देखें, अभी 2 दिन पहले की बात है, फ़लस्तीन पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसका बाइकाट करके बैठ जाते हैं। किससे डरते हो भाई? कौन आपको कहता है कि फ़लस्तीन का नाम ना लेना वरना ये हो जाएगा? तो ये एक अजीबो गरीब चीज़ है, एक ऐसा पैबंद लग गया है हमारी सियासत को कि जिसके बारे में कोई नाम लुगत के अंदर मौजूद नहीं है। पता नहीं कहाँ से वो नाम आएगा जो इन पे चस्पा किए जा सकते। बहुत शुक्रिया सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली बिन गंडापुर साहब बेबस लग रहे हैं या सिर्फ हमें नज़र आ रहा है? हॉट इशू है, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
मिक्स खबरें हैं आज पाकिस्तान में। एक दुखी बलूचिस्तान में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें 20 कारकुन जाम बहक हो गए और सिक्योरिटी एहलकार भी मारे गए, और उस पर दहशत गर्दों के इस हमले में एक बहुत वाज़ेह मैसेज है। चीन के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले हैं। सऊदी अरब का वफ़द यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आया हुआ था और दोनों ममालिक की जो दिलचस्पी है वो पाकिस्तान में माइनिंग सेक्टर में है। इसके साथ SCO का इजलास भी हो रहा है और साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सियासी गहमा गहमी है, और इस सियासी गहमा गहमी का ताल्लुक उन आइनी तरमीम से है जो होने जा रही हैं कुछ अरसे में, जिस पे बहुत अरसे से काम हो रहा है। और उसमें हम सबसे ज़्यादा तो जो जिस शख्स की देख रहे हैं वो पाकिस्तान के नौजवान सियासतदान बिलावल भुट्टो साहब हैं, जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और MNA भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं। बहुत सरगर्मी से वो इस पर काम कर रहे हैं और बहुत मैच्योरिटी के साथ उन्होंने इस सारी कैंपेन को लीड किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनसे बात का आगाज़ करेंगे। बिलावल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपका ये पैशन जो नज़र आ रहा है इन आइनी तरामीम के हवाले से, आप जिस तरह लीड कर रहे हैं और कम उम्र होने के बावजूद आप मिसाल हैं पाकिस्तान के उन सीनियर सियासतदानों के लिए जो इस मुल्क में सिर्फ एहतजाज के ज़रिए ताकत में आना चाहते हैं। आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है दूसरी सियासी जमातों से? कल आपकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा आपने जेस्चर दिया, आप वहाँ गए मुलाकात के लिए, क्या आपको वहाँ से रिस्पांस कैसा मिला इसका? I think that sort of two components. जहाँ तक ये पूरा मरहला है, ये पूरा आईनी तरमीम की कोशिश है, उस पर ऑब्वियसली मेरा इस किस्म का मोटिवेशन तो ज़रूर होगा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया, ये तय किया कि हमने ये तरमीम, ये अमेंडमेंट्स लेकर आने हैं। माजी में नहीं हो सका, अगर मैं शहीद बीबी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल कर सकता हूँ कि मेरे लिए तो वही काफ़ी है। उसी वजह से मैं मोटिवेट भी होता हूँ और कोशिश और मेहनत रहा हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए ऑब्वियसली हमारा बहुत ही रिस्पेक्ट और बहुत एहतराम है। अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक तरफ है तो उसी डॉक्यूमेंट में मियाँ साहब का सिलसिले में बहुत ही ज़रूरी था कि हम अच्छा, आपकी आज मौलाना साहब से भी मुलाकात हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब से। उसमें आपने आइनी तरमीम पे उनके साथ जो डिस्कशन की है, बात आगे बढ़ी है, थोड़ा सा कंसेंसस बिल्ड हुआ है मजीद मौलाना साहब के साथ, या अभी भी अभाम है? मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी ये कहा है कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात उलमा इस्लाम ने यही ख्वाहिश है, आवाज़ आपकी तरफ से शायद आज भी यही ख्वाहिश है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिल के ये आइन साजी करे जैसे हमने माजी में की। और मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के जो मौजूद हैं, हम उनका एक ऐसा कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में के जो एम था, जो मकसद था, वो हासिल कर सके। जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आए, आम आदमी को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाएं, और साथ साथ अभी कोई पाकिस्तानी इस बात से नहीं इनकार कर सकता कि हमारा जुडिशल निज़ाम में मसले हैं। तो अगर इस पूरे सिलसिले में हम उस मकसद के लिए कामयाब होते हैं तो एक क्रॉनिक स्ट्रक्चरल इशू दैट इज प्लेग टू द गवर्नेंस इन दिस कंट्री, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारा उस स्ट्रक्चरल फ्लो को अगर हम एड्रेस कर सकते हैं या कुछ बेहतरी लेकर आ सकते हैं तो वो यकीनन एक बहुत ही बड़ा कामयाबी होगा पार्लिमानी सियासत के लिए और जमहूरी जमातों के लिए। तो आप कब तक समझते हैं ये कंसेंसस बिल्ड कर सकेंगे? कोई तारीख आपके जहन में है जब तक आप ये ले आएंगे? ऑब्वियसली आप जब भी किसी बातचीत के प्रोसेस में होते हो तो आई कांट गिव एनी फाइनाइट आंसर टू दैट क्वेश्चन। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जैसे ही कंसेंसस बन जाता है तो हमारा ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा। ये वाला मरहला शुरू
कर सकें। लेकिन इसको जोड़ा जा रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट से पहले शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको लाना चाह रही हैं। क्या ये बात दुरुस्त है और काजी फाइज साहब को नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते कि वो कंटिन्यू करें? एक तो जहां तक कोई पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ शुरू दिन से यही था कि हम कोई पर्सन स्पेसिफिक ना कानून बनाते हैं और हर कीमत में कोई आइन तो पर्सन स्पेसिफिक नहीं बनता। हमने ना किसी के हक में ना किसी के खिलाफ सोच के ये आइन साजी करना है। और आई थिंक JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हम तो टेक्निकली ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं और मौलाना फजल रहमान साहब तो ऑपोजिशन बेंचेस बैठते हैं, बट वी हैव अ कॉन्फिडेंस दैट बोथ आवर पार्टीज डोंट हैव एनी पर्सन स्पेसिफिक एजेंडा एंड देयरफॉर ऐसे कोई पर्सन स्पेसिफिक जस्टिस फाइज ईसा साहब स्पेसिफिक खतरा नहीं है। जो कंसर्न है हुकूमत वक्त का वो ये कि तारीखी तौर पे और हमारा माजी को सामने रखते हुए और हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, जो राय है, जिस नुक्ते नज़र से ये वो रिजर्व सीट का फैसले देखते हैं, तो उसकी वजह से उनका एक जल्दबाजी होगा। मगर हमारा प्रायोरिटी जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रायोरिटी, JUI का प्रायोरिटी, वो कंसेंसस है, कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है। ठीक, बट ऑफ कोर्स हमारे बाकी इत्तेहादियों को, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब PTI के साथ इंगेज्ड है, एंड जो PTI के कुछ खदशात होंगे वो उसको सामने रख के अपने फैसले भी होंगे। वैसे भी मैं भी ये समझता हूँ कि जो हुकूमत के खदशात है, जो खतरे हैं, जो ये तारीख को देख के ये समझ रहे हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स की प्रोसेस को कहीं ना कहीं सैबोटाज ना करने की कोशिश करें। I think in that context, there's absolute clarity that democratic political parties, whether they're on the opposition side or on the treasury side, will always stand united with Parliament if Parliament's constitutional role is undermined in any way. बिलावल साहब, आपकी कल मैं गुफ्तगू सुन रहा था, आपने फरमाया कि आपने यहीं रहना है नस्ल दर नस्ल और आपके आने वाली नस्लों ने भी यहीं रहना है इसी धरती के साथ, आपकी कमिटमेंट है। ये जो पश्तून जिरगा हो रहा है उसके रेफरेंस में आपने बात की थी, जो बहुत अच्छी बात है। उससे मुझे याद आया कि आपके नाना जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद, जब वो बेनज़ीर भुट्टो आपकी वालदा साहिबा आई हैं वापस हार्वर्ड से, तो वो उनको लेके गए हैं गढ़ी खुदा बख्श ख़ानदानी कब्रस्तान में। स्टैनले वॉलपर्ट ने लिखा अपनी किताब में, और वहाँ उन्हें जाके अपनी बेटी और आपकी वालदा को ये बताया कि ये है वो जगह, ये हमारी मट्टी जहाँ पूरी दुनिया में घूमा हो, वापस हमने यहाँ पे आना है। तो मुझे वो बात याद आ गई स्टैनले वॉलपर्ट की आपकी बात सुन के। ये जो कमिटमेंट आप बता रहे हैं सियासतदानों की इस धरती के साथ, और मैं इससे मुत्तफिक भी हूँ, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो PTI के साथ अभी आपका कोई बातचीत किसी फाइनल स्टेज पे नहीं जा रही और अलग से एक उन्होंने अपनी ट्रेन चलाई हुई है, उसको इस जगह पे आप लोग ला सकेंगे जिस पे पाकिस्तान के बाकी सियासी जमातें मेच्योरिटी के साथ आ चुकी हैं? Having said that, I do want to appreciate the efforts of the governor of Pakhtunkhwa, the chief minister of Pakhtunkhwa, and the interior minister, कि किस तरीके से इस मसले को वो मुस्बत अंदाज में कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। और यही तरीका होता है सियासी सूरत हाल को सियासी तौर पे एंगेज करना, अपना पार्टिजान या अपने सियासी मौक़िफ़ को साइड पे रखने और अपने सूबे और अपने मुल्क के बारे में सोचना। एंड जो सियासत इस इंसिडेंट को टैकल करने, कंक्लूड करने की तरफ जो हमें नजर आ रहा है कि ये शायद इस तरफ भरे, हमारा ख्वाहिश तो ये है कि इसी अंदाज में पूरा मुल्क में जैसे हमने देखा कि वफाक का नुमाइंदा हमारा इंटीरियर मिनिस्टर, हमारा गवर्नर, हमारा चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अगर इस मौक़िफ़ पे एक पेज पे हो सकते और इतना बेहतर अंदाज में एक मसला का
को एंगेज कर सकते हैं, तो आप हमें जरा सोचना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसी अंदाज में हम दहशतगर्दी का मुकाबला करने का सोचें, इसी अंदाज में चार्टर डेमोक्रेसी के बारे में अपना किरदार अदा करें, इसी अंदाज में अपना पार्लिमानी निज़ाम, हमारा जमहूरी निज़ाम को बेहतर करने का सोचें। तो अपना जो अपनी अपनी सियासत है वो भी चल सकती है, लेकिन जिस काम के लिए हम सब मुंतखब हुए हैं, इस मुल्क का, इस मुल्क के अवाम का खिदमत करना, वो भी हमने साबित कर दिया कि मुमकिन है, बशर्त ये कि तमाम स्टेक होल्डर्स। बिलावल भुट्टो साहब, ये बात आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन 15 अक्टूबर की कॉल दे दी है पीटीआई ने एहतजाज की। दूसरी तरफ आप कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ सेम पेज पे आ जाए। नहीं तरमीम पे अभी आपने अमन की बात की है। 15 अक्टूबर को चाइनीज वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पे होंगे और लोग भी होंगे, दूसरे मुल्कों के सरबराह। कैसे टैकल करेंगे आप लोग इस मामले को? मैं तो ये पहली दफा सुन रहा हूँ मैं, अगर ये बात ही सच है जी, डी चौक में क्या इन्हें एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पे इस किस्म का फैसला किया है, तो ये बाकी ही बहुत ही अफसोसनाक होगा। जिस माहौल में हमारा अब एससीओ कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है, हमारा चीन का वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है, एक कॉन्टेक्स्ट भी है, एक जैसे आपने अपना शो कुछ जिस पॉइंट से शुरू किया कि बलूचिस्तान में, मुल्क भर में जो दहशतगर्दी का वाक़यात है, जो कराची में, कराची एयरपोर्ट पे वो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, तो ऑब्वियसली इस वक्त दहशतगर्द की तंजीमें भी आपके खारजा ताल्लुकात सैबोटाज करने, आपकी नेशनल इंटरेस्ट को सैबोटाज करने पे उतर आए हैं। और अगर साथ साथ पाकिस्तान का कोई सियासी तंजीम जो अपने आप को महबूब वतन पाकिस्तानी समझते हैं, वो भी उसी एन मौके पे इस किस्म की सियासी हरकत कर रहे होते, तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा, सबको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। मैं उन सबको ये पैगाम पहुंचाना चाहूंगा कि होश के नाखून ले, सियासत करे, सियासत के मैदान में रह के सियासत करे। इस किस्म की सियासत का हम सबका नुकसान होगा। बिल्कुल सही, बहुत दुरुस्त किया। बिलावल भुट्टो साहब, आपसे बात बहुत करने को मजीद दिल कर रहा है, लेकिन आपके कोऑर्डिनेटर चाह रहे हैं कि हम जी, आपकी कोई और भी एंगेजमेंट है, लेकिन आप वादा करें फिर आप हमसे जल्दी इस पर मज़ीद बात करेंगे। और जो आखिर में आपने बात की है, मैं इसके बाद ब्रेक लेना चाहता हूँ। जो आपने कहा है कि इकट्ठे होकर में आगे चलना चाहिए, इस मुल्क को आगे ले जाना चाहिए। आप जैसे नौजवान सियासतदान की ये बात बुज़ुर्ग सियासतदानों को कुछ समझ आ जाए तो हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतरी होगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद और वक्त हुआ है हॉट इशू का। हॉट इशू हमारा आज का ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या बेबस हो रही है, या सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा, वो बेबस हो रहे हैं। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो जिरगा हो रहा है, पहले वो नहीं होने दिया गया और उस पर सूबाई हुकूमत ने वाज़ेह मौक़िफ़ लिया, अब दोबारा वो जिरगा हो रहा है और हुकूमत, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है। दूसरी तरफ पीटीआई की सियासत है। पिछले हफ्ते वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान किया कि वो डी चौक हर सूरत में पहुँचेंगे, क्योंकि खान साहब का यही हुक्म था। फिर वो लेकिन उस दिन तो नहीं पहुँच सके, अगले दिन वो पहुँच गए और फिर अचानक गायब हो गए। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और अब जो सियासी सूरत हाल सामने आ रही है उसमें ये लग रहा है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें, वफाक की भी और सूबाई की भी, कम अज़ कम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जो कुछ वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल है सूबा खैबर पख्तूनख्वा पे, उस पर सब मुश्तरका एक लायामल बनाएं। इसलिए जिरगे की भी इजाज़त दी गई है और जिरगे में जो कुछ भी फ़ैसला होगा उसके बारे में भी हम आपको मतला करेंगे। लेकिन इधर इस्लामाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक इल्तवा दिया है केस में, वो इंटर पार्टी इंतखाबात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उसमें उन्होंने कहा है कि आखिरी इल्तवा है, इसके बाद इल्तवा नहीं दिया जाएगा। हमें ज्वाइन किया है तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनसे इन तमाम मामलों पर बात करेंगे कि पीटीआई की सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बारी बारी टॉपिक्स उठा लेते हैं, पहले आईनी तरमीम पे आ जाएं
कि आईनी तरमीम पे आपका मौक़िफ़, ये बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है और भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पीटीआई शायद संजीदा नहीं है कि किसी भी किस्म की मुत्तफ़िका आईनी तरमीम कौमी असम्बली से पास करवा सकें, जबकि JUI के आपके साथ मुज़ाकरात जारी हैं और JUI कोशिश कर रही है कि आप और उनका मौक़िफ़ एक हो। पीटीआई का मौक़िफ़ असल में है क्या? साहब अभी तक ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। पहली चीज जो ये अटेम्प्ट हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कोर्ट और जो एक फ्लोट कर रही है सोशल मीडिया पे ड्राफ्ट नई पीपल्स पार्टी की जानिब से, इसमें लग रहा है कि अब फेडरल कोर्ट के साथ प्रोविंशियल कोर्ट्स भी बन रही है। ये आईनी तरमीम तो अनएक्सेप्टेबल है। ये पाकिस्तान के जुडिशरी पे एक अटैक है, उसको सबसाबियंट करने का। अभी मैं देख रहा था, हमारा एक लड़का है, बल्कि मेरे ख्याल में एक सिंगर, उसकी तस्वीरें रिलीज हुई है कस्टोडियल टॉर्चर के मार्क्स। आप खुद सफर कर चुके, जो फिलहाल जजेस के साथ हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा है, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जजेस ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बताया, जो इलेक्शन में हुआ, जो मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस है। क्या आप चाहते हैं कि एक बड़ा संजीदा टॉपिक जो है इस आईनी तरमीम का, वो इसलिए हो कि ये निजाम अपने आप को फर्दर प्रोटेक्ट कर सके, कानूनी तौर पे भी प्रोटेक्ट कर सके? ये तो आपको मुझे इक्वली अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए। आपने जो कोई डिस्कशन शुरू करनी है 26 अक्टूबर के बाद शुरू करें आपने, और उसको टाइम दें। 18वीं सवाल पूछा, 11 महीने लगे थे। बाकी जो JUI का ड्राफ्ट है, मेरे ख्याल में एंड आई एम श्योर उस पर मशावरत हो रही है, चूंकि वो अच्छा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से दूर चला जाता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करता है। मेरे ख्याल में दिस इज मच मोर रियलिस्टिक। ये भी होना चाहिए 26 अक्टूबर के बाद। ये अदलिया और अदलिया की जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, उसका जो तरीकाकार है, उस पे आप समझते कोई बेहतरी नहीं आनी चाहिए? नहीं, वो अदलिया का मार्शल लॉ जस्टिफाई करना तो बिल्कुल भी जायज नहीं है ना। जैसे तारीख ने बता दिया, जुल्फिकार अली भुट्टो की जो हैंगिंग थी वो जायज थी ना। जो 1999 के बाद जनरल मुशर्रफ को लाइसेंस मिला ना, 2007 का जो PCO फोरम था। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारी अदलिया में आज भी परफेक्शन से बड़ी दूर। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, फॉर ऑल देयर फ्लॉज, जब से जुडिशियल इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चली है और अदलिया में जो कॉन्शियंशियस जजेस हैं वो अपनी मर्जी से एक्ट कर सकते हैं, वो बहुत प्रेशर रेजिस्ट कर सकते हैं, और उसका फायदा आपको, मुझे, हर उस आम शहरी को होता है जिस पे स्टेट का दबाव रहा। इसमें कोई शक नहीं। ये आप भी नहीं कह सकते। आपसे अब इसको आगे ले चलते हैं, इस डिस्कशन को इस चीज़ से आपकी बात से ही रिलेट करके। आपने वकला तहरीक का हवाला दिया, जाहिर है आप भी थे, मैं भी था। 2 वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब को निकाल चुकी है ये अदलिया तब से जब कि इस अदलिया को, इन जजेस को बहाल उन्हीं सियासी जमातों ने करवाया। ना PMLN खुश है, ना पीपल्स पार्टी खुश है, ना PTI खुश है। ये 3 बड़ी जमातों को मैंने बता दिया आपको। इस अदलिया के किरदार, मैं ओवरऑल तमाम अदलिया की बात कर रहा हूँ और जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूँ। और एक तरफ हम ये, आप कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है एंटी स्टैब्लिशमेंट, हम इस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि नई स्टैब्लिशमेंट अदलिया को बनाना चाहते हैं। आप नहीं चाहते पार्लियामेंट सॉवरन हो, उसके पास इख्तियार हो, जैसे अमेरिका में होता है जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार और जिस तरह से वो ग्रिल करते हैं उनको अपॉइंट करने से पहले। आप नहीं समझते ये भी जायज़ है यहाँ पे? हम बिल्कुल ये समझते हैं, मैं जाती तौर पे भी ये समझता हूँ, लेकिन ये पार्लियामेंट तो सॉवरन नहीं है। इस पार्लियामेंट में क्या आप ये नहीं समझते कि नवाज शरीफ से लेके, वो तो हर पार्लियामेंट के बारे में हम कह सकते हैं पिछले 50 साल में नहीं, कि नवाज शरीफ से लेके PMLN के 90% लोग जो हैं वो पब्लिक के मैंडेट से तो नहीं है। तो जो पहले इन पे सबसे बड़ा निशान देखे ना, ये इलेक्शन कमीशन सॉवरन है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ना ये पार्लियामेंट सॉवरन है, ना वो पार्लियामेंट जो कि दुनिया की तारीख में शायद पहली पार्लियामेंट बनती है जो अपने आप को जमहूरी कहती है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार करती है, क्योंकि उसका नुकसान उन्हीं लोगों को होगा जो कि कह रहे हैं। मुझे बता देना, 2 ही मुझे मिसालें मिलती हैं
कि पाकिस्तान की तारीख में पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना। एक, जब पंजाब और केपी में 90 दिन के इलेक्शन थे, और दूसरा ये अभी जो रिजर्व सीट्स का फैसला। इत्तेफाकन रिजर्व सीट्स के फैसले से हुकूमत को तो कुछ नहीं होता था ना, ये आईनी तरमीम मुश्किल होती थी। नियत साफ नजर आती है। ठीक है, आप मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ठीक है, सवाल ये है कि अगर ये बात आपकी मान ली जाए वैलिड है कि जी ये पार्लियामेंट सॉवरन नहीं है, इसकी लेजिटिमेसी पे सवालात हैं, तो कौन सी पार्लियामेंट थी जिसकी लेजिटिमेसी पे सवालात नहीं रहे 1973 से लेके आज तक, बल्कि 1970 के जो इलेक्शन हुए 71 के। फिर दूसरी बात यह है कि इसका मतलब तो ये है कि जो भी कानून साजी ये पार्लियामेंट करे, ये तरमीम 26वीं को तो छोड़ दें, कोई भी कानून साजी करे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के ओहदे जो लिए हुए हैं, जो गाड़ियां ली हुई हैं आपकी पार्टी के लोगों ने भी, और जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं, फिर तो वो सारे ख़त्म कर देने चाहिए। यही इतराज़ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली पे भी है, तो वहाँ की हुकूमत भी फिर लेजिटिमेट ना हुई। तो ये इतराज़ात का सिलसिला कब रुकेगा? जब वो लोग जो फिलहाल पावर में है, और मैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं, या कम से कम कागज में पावर में, जब उनके साथ जो हुआ है तारीख में और उनके आज के एक्शंस अगर मिल जाए तो ये आज खत्म हो जाए। अब मैं आपकी इस बात से देखिए एग्री नहीं करता इन प्रिंसिपल। तो देखिए मेरे ख्याल में अगर हम अपना फाइनेंशियल निजाम चेंज कर लें तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है, ये एक अलहदा डिबेट है। लेकिन मेरे ख्याल में इस बात का तो क्रेडिट पीटीआई को ही देना चाहिए जो इल्जाम एक रहा है कि हम एक सिस्टम के अंदर नहीं काम करना चाहते। वो तो हमने दिखा दिया कि हालांकि इसके बावजूद कि हमारे तकरीबन 100 नेशनल असेंबली की सीट्स पे चोरी हुई, कि हम एक सिस्टम का हिस्सा बन गए, उसके बावजूद आज जो है वो हमारे लीडर में अभी किसी को जेल उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो तो छोड़ दें, उनकी 2 बहनें हैं, बीवी उनकी ऑलरेडी जेल में थी, मुझे बता दें उनकी 2 बहनें, जो ना वीडियो फुटेज उनकी सामने है जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया था। क्या लॉजिक है, क्या जो है वो लेजिटिमेसी है कि उनको अभी भी रिमांड पे रखा गया? इस असूल पर, इस लॉजिक पे तो पीटीआई को केपी की हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। नहीं, क्यों इस असूल पे पीटीआई केपी की गवर्नमेंट छोड़ दे? मैं ये जरूर केपी की गवर्नमेंट को कहूंगा कि जितना वो जो है ना, हमारे जो अभी हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर हमसे एक डेमोक्रेटिक स्टैंड लेने की एक्सपेक्टेशन करता है। आपके वहां ने वोटर सपोर्टर ने जो मर्जी कहा, आपने उठा के रद्दी की टोकरी में आपकी हुकूमत ने डाल दिया। नहीं, मैं गवर्नमेंट के एक्शंस पे मेरा काम नहीं है कमेंट करना। मैंने ये कह दिया, जो आपको कभी कोई पीएमएलएन का, आप कभी कोई तारीख देख लें पीएमएलएन की तारीख में, आपके ख्याल में पीपीपी या पीएमएलएन के 90% मेंबर्स को ये नहीं पता कि ये अमेंडमेंट्स गलत है? कितना लोग बोले? जो स्टैंड हमारी पार्टी ने लिया इस जिरगे के लिए, और सिर्फ केपी के मेंबर्स ने नहीं, पंजाब के, कराची के, बलोचिस्तान में, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे मेंबर्स को ये एक एहसास है कि ये नहीं हो सकता कि शाम को स्टेट हम पे जो है वो टीयर गैस करे और सुबह हम जो है वो अपने लोगों पे टीयर गैस करने को लेजिटिमाइज करे। और इसलिए मुझे खुशी है कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने उसके बाद ये जिरगा प्रोसेस लीड किया, और मुझे ये भी खुशी है कि सारी पार्टीज के लोग और गवर्नर और फेडरल गवर्नमेंट सारी उसमें शरीक हुई। ये बहुत अच्छी बात आपने की है, और इस पे बिल्कुल इत्तेफाक है आपके साथ के सियासी ताकतों ने, सियासी जमातों ने इस पे फौरी तौर पे एक्शन लिया, लेकिन पहले भी लिया जा सकती है। आपकी बात ठीक है। इस पे मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ कि पहले क्यों नहीं लिया गया? ये तो बहुत अरसे से मसला चल रहा है, और बार बार वो कह भी रहे थे मंजूर पश्तीन के जी हमसे बात करें, वो यहाँ भी आते थे कि हमसे बात करें। आपकी हुकूमत के दौरान भी वो कोशिश करते रहे, वफाक में भी आपकी हुकूमत थी, केपी में तो आपकी हुकूमत अब 11वें साल में है। तो क्यों नहीं इनकी तरफ इस तरह बढ़ा गया जैसे अब बढ़ा गया है? और अब क्या फ़र्क पड़ा है कि अब तो बढ़ा गया, पहले नहीं बढ़ा गया?
नहीं, मेरे ख्याल में ये कहना, और ये मैं जनरली स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कह रहा हूं, सिर्फ अपनी हुकूमत की तरफ से नहीं कह रहा, बार बार बढ़ा गया लेकिन एक कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ नहीं बढ़ा गया। हमें अपनी माइनॉरिटीज को जो है जरा खुले दिल से देखना पड़ेगा। अभी तो जो इनके गिले हो सकते हैं, शायद नहीं बल्कि कुछ इनकी पोजीशंस जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं। इन्होंने अपने जलसों में अफगान फ्लैग्स का फॉर एग्जांपल लहराना, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक इनसे सबसे बड़ा डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है जो पीटीआई के हर सपोर्टर का होगा, वो यही होगा कि हम पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी रहेंगे और पश्तून होते हुए रहेंगे। लेकिन ये हमारी पश्तून कौमियत को नहीं खत्म करता, ना खत्म करेगा। उसने बार बार गया लेकिन फिर उसने स्टिग्मेटाइज किया। इनके गिले दुरुस्त हैं, अभी तो हम खुद जो है वो उनको एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना। तो अगर इनके गिले दुरुस्त हैं, पार्टीज भी और खास तौर पे जो कॉन्शियस इंडिविजुअल्स हैं वो बार बार यही आवाज उठाते रहे हैं कि यहाँ पे भी और बलोचिस्तान में भी जिनके गिले और जेन्युइन गिले हैं उनको हमने पॉलिटिकली करीब लाना। वी डोंट नीड टू ऐड मोर फ्यूल टू द फायर। इसलिए मैं कल खुद गया, लेकिन हमने तो नहीं बैन किया पीटीएम को ना, क्या जरूरत थी। हमने तो नहीं कहा, ये कल मोहसिन नकवी ने इससे पहले नहीं कहा था कि जो वहां पे जाएगा उसका पासपोर्ट भी कैंसिल होगा, शनाख्ती कार्ड भी कैंसिल होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया में कितनी लोगों ने ये जुर्रत की कि टीवी पे ये आवाज उठाए कि ये गलत है। इन दी एंड सब वहां पे गए भी। इंशाल्लाह ये जरगा भी पुरअमन तरीके से हो जाएगा। लेकिन ये हमारे लिए एक नेशनल लेवल पे सवाल है कि ये हम पहले क्यों नहीं कर सकते। हम तो कहते रहे हैं कि मुख्तलिफ राय को एक्सेप्ट करते हुए पाकिस्तान कमजोर नहीं होगा, मजबूत होगा। तो अच्छा, फिर ये जो मैंने बात की थी शुरू में कि बेबस क्यों लग रहे हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बेबस लग रहे। मेरे ख्याल में अगर मैं कल की बात करूं तो जो मेरे ख्याल में ये एक नेशनल विक्ट्री है जो हमने इस जरगे के लिए स्पेस क्रिएट की है। आई होप कि पीटीएम के सपोर्टर्स को भी ये समझ आएगी। और मेरे ख्याल में जो ये प्रोसेस लीड किया है सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने किया और उनको इसका क्रेडिट जाना चाहिए और बाकी पार्टीज को भी जाना चाहिए जो वहां पे पार्टिसिपेट किया। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे और अहमद वली खान के दरमियान तलखियां है, गवर्नर और सीएम के दरमियान तलखियां है। मोहसिन नकवी साहब तो 2 दिन पहले केपी हाउस जो है वो पूरा हमला बेच के गए थे। लेकिन इतनी जल्दी डिफरेंसेस सॉल्व हो सकते हैं इफ द ऑब्जेक्टिव इज करेक्ट। तो व्हाई नॉट लर्न फ्रॉम इट। आपने अभी कहा कल का जो हुआ है ये नेशनल विक्ट्री है और वज़ीर आला ने जो काम किया है, और कल का मैं ये कह सकता हूं, तो कल से पहले वो क्यों बेबस नजर आते रहे हमें? मेरा नहीं ख्याल कि कल से पहले बेबस नजर आए। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल सिर्फ ये बता दीजिएगा, अभी आज भी पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई है, आज फिर उस पर इल्तवा मांगा। क्यों इल्तवा मांग रहे हैं? आप क्यों नहीं चाहते कि इसका फैसला हो? नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल में इस पे वैसे केस होने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जिस किस्म के नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराए हैं उस स्टैंडर्ड पे तो क़यामत के दिन तक उन्हें हर पार्टी के हर किस्म के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को लेजिटिमाइज कर देना चाहिए। ठीक है। बहुत शुक्रिया तैयब मेगड़ा साहब हमसे बात करने का।